बॉलीवुड सितारों को जान से मारने की धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। अभिनेता राजपाल यादव और कॉमेडियन कपिल शर्मा को ईमेल के जरिए धमकी दी गई। ईमेल में कहा गया कि 8 घंटे के भीतर जवाब दे, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। 14 दिसंबर को हास्य कलाकार राजपाल यादव को एक मेल आया। उसमें उन्हें और कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 17 दिसंबर को राजपाल यादव ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये टीम राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है। बिश्नोई गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हालचाल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने वैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, उनके फ़ोटो उसमें अटैच किए गए, वैसे पास्ट में उनकी हत्याएं हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एफआईआर हमारे पास दर्ज है। धमकी देने वाले दावा कर रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं। इन कलाकारों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। मेल में यह भी लिखा गया है कि इसे अत्यंत गंभीरता और गोपनीयता के साथ लिया जाए। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो कलाकारों के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कलाकारों से 8 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब न देने पर कार्रवाई करने की धमकी है। अभिनेता सैफ अली खान पर जिस चाकू से हमला किया गया था, उस चाकू का तीसरा हिस्सा मुंबई पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं सैफ अली खान मामले पर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। बांद्रा तालाब के पास इस नाले से उस चाकू का एक हिस्सा मिला जिससे सैफ अली खान पर हमला हुआ था। यह तीसरा टुकड़ा है जिसे पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया। यही नहीं, आरोपी शरीफुल शहजाद का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया है, जिससे साबित होता है कि वो बांग्लादेश का है। सैफ अली खान हमला मामले में अब राजनीति की शुरू हो गई है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर कई सवाल उठाए हैं। अस्पताल से निकलने के बाद वो ऐसे चल के जा रहे थे कि मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि उन्हें चाकू मारा था या शूटिंग करके निकल रहे थे। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद वर्ली गोलीवाड़ा गया था और वहां जाकर उसने सैलून में बाल कटवाए थे ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। मामले में मुंबई पुलिस ने सैलून के मालिक से भी पूछताछ की है। दशकों बाद एक बार फिर से पटना में गैंग वॉर देखने को मिला। एक और जेडीयू के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और दूसरी ओर मोकामा का सोनू मोनू गैंग। बिहार के सुशासन सरकार को चुनौती देते हुए दोनों ओर से लगभग 70 राउंड गोलियां चली। बरसों बाद बिहार ने एक बार फिर से गैंग वॉर देखा। ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात। घटना पटना के मोकामा प्रखंड के नौरंग जमालपुर गांव की है, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह और स्थानीय अपराधी सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर गोलीबारी हुई। बुधवार रात दोनों ओर से लगभग 70 राउंड गोलियां चली। पूर्व जनप्रतिनिधि वहाँ पर आए थे उसको शॉट करने के लिए। उसी में जो है बाद में जब वहाँ से जो ताला वाला घर खुलवा के वो फिर उनके घर पे गए जो सोनू और मोनू हैं, और उसी क्रम में फिर दोनों पक्षों के बीच में जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। अनंत सिंह इस इलाके के पुराने बाहुबली हैं और पूर्व विधायक भी। सोनू मोनू गैंग जिसकी चर्चा इस घटना में हो रही है, वो एक समय में अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे। जानकारी के अनुसार कल का यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब इस बिंदु पे जांच कर रही है कि गोलीबारी की शुरुआत की किसने। कहा तो नहीं, 2 आदमी बोलबे ले कि जाओ बुला के लाओ, कहेंगे कि ऐसा जुलूम काहे करता है, तो गोली चला दिया वो आदमी पर। हमें तो खैर रोड पर खड़ा थे, तो गोली जब चला तब आदमी हमरो तरफ से जो था अपना आदमी बचाव में गया। सोनू मोनू अपराध की दुनिया के पुराने नाम हैं और पिछले 10 सालों में उन्होंने इस इलाके में अपना दबदबा कायम किया है। वहीं अनंत सिंह बिहार के बाहुबलियों में बड़े नाम हैं। पहले इस इलाके में दबदबा उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद अनंत सिंह ने वह गद्दी संभाल ली। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। इन दोनों ने
इस बार जिस खुले तौर पे अपनी ताकत और दबंगई का प्रदर्शन किया है, उससे बिहार सरकार, बिहार पुलिस और बिहार का सुशासन एक बार फिर से कटघरे में खड़ा है। यूपी के कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राचीन मंदिर खोजने और उन्हें खुलवाने की कार्रवाई के बाद शहर की मेयर ने उन्हीं इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए बुलडोजर चलवाया। शहर की मेयर प्रमिला पांडे आज दोपहर में भारी पुलिस बल के साथ यतीम खाना इलाका पहुंची और उस इलाके में बुलडोजर चलवाकर अवैध अतिक्रमण हटवा दिया। कानपुर के यतीम खाना से लेकर रहमानी मार्केट तक का इलाका घनी बस्ती वाला क्षेत्र है। यहाँ घरों के बाहर दुकानें बनी हैं। इन दुकानों के बाहर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इस अतिक्रमण की वजह से इलाके में रोज जाम की समस्या बनी रहती थी। इसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं और इन शिकायतों के आधार पर पहले नोटिस दिया गया और आज दुकानें और अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो चौड़ी सारी रोडें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाए, जिससे यातायात में किसी हमारे शहर के किसी को कोई दिक्कत न हो। इस रास्ते से कोई जाता नहीं। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे। ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। मेयर प्रमिला पांडे ने प्रशासन को हिदायत दी कि अब दोबारा इस इलाके में अतिक्रमण ना हो, इसके भी इंतजाम किए जाएं। दिल्ली के चुनावी दंगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। किरारी इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। किरारी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की गंदगी और कूड़े के पहाड़ को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला किया। उन्होंने आधार कार्ड, घुसपैठ और तुष्टीकरण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ का जवाब देने खुद केजरीवाल आए। पूछा, डबल इंजन सरकार के बावजूद यूपी में इतनी गंदगी क्यों है? आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से भी वो 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश। योगी ने पुजारी ग्रंथि योजना पर भी केजरीवाल को घेरा और कहा कि रैदासी पुरोहित उनकी योजना में शामिल नहीं हैं। जाहिर है ये टकराव अभी और चलेगा। दिल्ली में पंजाबी तड़का पूरे उफान पर है। पूर्वांचली समाज के बाद पंजाबी समाज के अपमान का ये दूसरा मुद्दा है जो दिल्ली में 2 दिन से ज़्यादा चला है। अब बात नोटिस पर आ गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। दिल्ली में प्रवेश वर्मा के बयान पर मचे कोहराम के बीच उन्होंने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के, तो यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पंजाबी समाज के अपमान से दोनों ही पार्टियां इतनी क्यों चिंतित हैं, जिसका जवाब आंकड़े देखकर मिल जाएगा। दिल्ली में करीब 19% पंजाबी वोटर्स हैं, जिसमें से उनका प्रभाव 24 सीटों पर है। 24 में से 20 सीटें आम आदमी पार्टी ने साल 2020 में जीती थी, वहीं 4 सीट पर बीजेपी को मिली थी जीत। बात करें वोट की तो 67% सिख समाज ने साल 2020 में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। दिल्ली और पंजाब से 7 लोगों ने प्रवेश वर्मा के बयान से आहत होकर उन्हें नोटिस भेजा है। दिल्ली में हर दिन मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों में जनता के हित की बात नहीं दिखती। मैंगलोर के एक यूनिसेक्स सैलून में तोड़फोड़ हुई। आरोप श्री राम सेने के एक धड़े के कार्यकर्ताओं पर लगी।
पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। शीशे टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ, कलर्स यूनिसेक्स सैलून की इस हालत के लिए श्री राम सेने के एक धड़े को जिम्मेदार बताया जा रहा है। उन्होंने कर्मचारियों को धमकाया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि सैलून में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। मैंने तोड़फोड़ करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। किसी को किसी के काम में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। मैंगलोर में ही तकरीबन 1.5 दशक पहले श्री राम सेने के प्रमोद मुतालिक गुट ने पब में बैठी महिलाओं को संस्कृति की रक्षा के नाम पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। हैदराबाद पुलिस की पूछताछ में एक 45 वर्षीय आदमी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया और अवशेषों को ठिकाने लगा दिया। खबर है कि 45 साल के गुरुमूर्ति ने अपनी 35 साल की पत्नी माधवी की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने झील में तलाशी ली, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। गुरुमूर्ति के ये कहने के बाद कि मकर संक्रांति के आसपास एक झगड़े के बाद माधवी घर छोड़कर चली गई। माधवी के माता पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। 16 जनवरी को उसके माता पिता नागराजू के साथ आए और हमने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। पुलिस को पति पर शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। तब उसने अपना जुर्म कबूल लिया, लेकिन अब तक इस बारे में उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। 4 साल पहले महुआ से बनी शराब को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेरिटेज लिकर का दर्जा दिया, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन अब ये शराब सड़ने लगी है। देखिए क्यों। मध्य प्रदेश की आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए महुआ को संभावित गेम चेंजर बताया गया। इन फूलों से बनी शराब को हेरिटेज लिकर का दर्जा दिया गया, लेकिन अब इन्हीं आदिवासियों के लिए ये कड़वी शराब बन गई। शराब बनाने के लिए अलीराजपुर और डिंडौरी में करोड़ों की लागत से 2 डिस्टिलरी बनी, लेकिन महीनों से अलीराजपुर की फैक्ट्री बंद है, बॉयलर खराब हो चुका है, श्रमिक काम के बगैर पड़ोसी गुजरात में पलायन कर चुके हैं। काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, 3-4 मंथ हो गए हैं इसका, और जो वर्कर है वो सारे कुछ गुजरात गए हुए हैं। डिंडोरी की डिस्टिलरी भी बंद पड़ी है। स्व सहायता समूह को नुकसान उठाना पड़ रहा है। फैक्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि आधी इन्वेंट्री भी नहीं बिकी। शराब बनाए थे वो उठ नहीं रही थी पेटियां, इसलिए हम बंद रखे। अभी काफी दिनों से वो ढप पड़ा है, तो दीदियों को नुकसान भी हो रहा है। लाइसेंस का एक मामला है, लाइसेंस रिन्यूअल कराना है। हेरिटेज शराब को 2023 से अगले 7 सालों तक आबकारी ड्यूटी और निर्यात शुल्क से मुक्त रखने और वैट में राहत देने का ऐलान हुआ था। सरकार हमारे सवाल पर संक्षेप में कह रही है, ध्यान रखेंगे, सब ठीक होगा। हेरिटेज लिकर वाली बात थी महुआ वगैरह की, उसकी फैक्ट्रीज अब थोड़ी सी चल नहीं रही हैं, तो इसको लेकर सरकार ध्यान देगी क्या? बिल्कुल देगी, करेंगे। जनजातीय क्षेत्र से आती हूँ और झाबुआ से आती हूँ, तो उसमें क्या है क्या नहीं मैं दिखवाती हूँ। देखो क्या है, किस तरह। मध्य प्रदेश में महुआ खूब होता है। एक मौसम में करीब 7,55,000 क्विंटल तक महुआ मिलता है। पूरी तरह महुआ फूल से लदा एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है। करीब 3,77,000 परिवार महुआ बीन कर अपना घर परिवार चलाते हैं। रेगिस्तान में पानी के हर बूंद का महत्व रहता है। पानी बचाने और उसे घरों तक पहुंचाने के लिए एक सरपंच के योगदान को देखते हुए उन्हें इस बार गणतंत्र दिवस पर एक विशेष मेहमान के रूप में बुलाया गया है। रेगिस्तान में सोने से भी ज्यादा कीमत पानी की है और भारत पाकिस्तान सरहद से सटे एक छोटे से गांव तामलोर में थार के रेतीले धोरों के बीच जल संरक्षण का काम किया है हिंदू सिंह ने। इस युवा सरपंच ने गांव में एक तालाब विकसित किया और बारिश के पानी को सहेजने के लिए टैंकों का निर्माण करवाया। मीठे पानी के बेरों का भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। नतीजा ये रहा कि उनके प्रयासों से और नर्मदा कैनाल से जुड़ने से अब 1600 घरों में पानी पहुँचेगा। इस कार्य के लिए हिंदू सिंह राजस्थान से दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि रहेंगे। मुझे पता है जल का महत्व क्या है, तो मैंने जल के लिए ऐसा काम किया है। मैं चाहता हूं कि बरसात का जो पानी है उसको कैसे स्टोरेज करके रखे है, जिससे गांव के लोगों के पीने के लिए कम से कम 12 महीना वो उस व्यवस्थाओं को चलाते रहे।
पिछले साल बाड़मेर में राजस्थान के राज्यपाल ने भी हिंदू सिंह के काम को सराहा। जाहिर है रेगिस्तान में पानी की हर बूंद बचाना जीवनदायी है और ऐसे में गणतंत्र दिवस पर इस छोटे से गांव के सरपंच का सम्मान होगा। अब खबर ये आ रही है कि उत्तर पूर्व भारत से जहाँ पे कि बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कि पिछले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली से भी खराब रह रहा है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में पिछले दिनों AQI का स्तर बहुत खराब से मध्यम श्रेणी तक रहा। असम की सीमा पर मेघालय का छोटा सा औद्योगिक नगर बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर है। 22 जनवरी को यहां का AQI 392 के स्तर पे था और 23 जनवरी को ये 286 पर रहा। जाहिर है यहां के निवासी काफी परेशान हैं। ये पूरा इलाका धूल से अटा पड़ा है। पेड़ों को देखिए, ये हरे नहीं बल्कि काले और भूरे नजर आते हैं। इसे देखने और सुधारने वाला कोई नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का AQI भी खराब की श्रेणी में है। यहाँ रहने वाले शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों की खबरें आ रही हैं। विशेषज्ञों ने इससे आगाह किया है, फिर भी राज्य प्रदूषण बोर्ड बिगड़ती हुई स्थिति पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मौसम विज्ञानियों का पूर्व अनुमान है कि कोहरा भरा सर्द मौसम जल्दी आने वाला नहीं है। डेंस फॉग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के आइसोलेटेड पॉकेट्स में। जानकारों की राय में ठंड के मौसम ने तो हवा का स्तर पर असर डाला ही है, लेकिन यहाँ तेजी से होने वाले विकास के कामों, पहाड़ों और जंगलों की कटाई और भारी औद्योगिकरण इसके असली दोषी हैं। राजस्थान के कई शहरों में इन दिनों पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर शेखावाटी के झुंझुनू और जैसलमेर में पैंथर देखे जाने से ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि पिछले एक महीने से उदयपुर के सलूमर में जिस पैंथर ने आतंक मचा रखा था उसे पकड़ने में भी कामयाबी मिल गई है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से अलग अलग इलाकों में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। इन दिनों शेखावाटी के झुंझुनू और जैसलमेर में पैंथर के मूवमेंट से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के धनावता गांव में खानेश्वर महादेव मंदिर के पास पहाड़ियों में 3 दिनों से कई पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, जबकि जैसलमेर जिले के जालोड़ा पोकरणा ग्राम पंचायत में एक खेत में पैंथर दिखाई देने से हड़कंप का माहौल है। ग्रामीणों की वजह से पैंथर सरसों की फसल के खेत में छिपा हुआ है। 100 बीघा खेत में पैंथर को ढूंढने में मुश्किल हो रही है। 3 पैंथर ही 3-4 दिन से तो लगातार मैठ ही देख रहे हैं। दहशत की इन खबरों के बीच राहत भरी खबर भी है। उदयपुर के सलूम्बर में पिछले 1 महीने से आतंक का पर्याय बने तेंदुए को आखिरकार पिंजरे में कैद करने में कामयाबी मिल ही गई है। पिंजरे में कैद 2 साल की मादा तेंदुआ 1 महीने में कई पशुओं का शिकार कर चुकी है। दरअसल सराड़ी गांव के इस इलाके में 5000 लोगों की आबादी है। तेंदुए के डर से लोगों ने खेतों की तरफ जाना कम कर दिया था, लेकिन इसके पकड़े जाने से गाँव में खुशी का माहौल है। महाकुंभ में ब्रह्म कुमारी संस्थान स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का आयोजन कर रहा है। इसमें रामराज की परिकल्पना और सनातन के मूल्यों को बताते हुए स्वर्णिम भारत निर्माण का मॉडल बनाया गया है। ज्ञान कुंभ में मुख्य आकर्षण का केंद्र सतयुगी भारत की थीम पर आधारित सुंदर झांकियां हैं, जिनमें कलयुग से सतयुग की यात्रा दिखाई गई है। यहाँ कलयुग को जंगल के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि आज मनुष्य का स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यदि मनुष्य अच्छा समाज, सनातन संस्कृति और स्वर्णिम भारत की परिकल्पना करता है तो संभव नहीं है। हम सब ने मिल करके कलयुग बनाया है, विशेष उस बात पर अटेंशन दिलाया गया। आज हम सब बाहर देखते हैं, हम कहते हैं इंसान हैवान बन गया, लेकिन हमारा अपने कर्मों के ऊपर कभी भी अटेंशन नहीं होता। ये दिखाने का विशेष जो हम सब का प्रयोजन रहा, एक एक कर्म दूषित हो गए हैं, एक एक कर्म विकारी हो गए हैं और मुख्यतः 5 विकार इसमें दिखाए गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें ग्रसित मानव कैसे बुराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है।
इस ज्ञान कुंभ में चैतन्य की 9 देवियों के दर्शन, आदर्श गोकुल गांव और बच्चों के लिए खेल खेल में सनातन मूल्यों को अपनाने की विधि बताई जा रही है। इस स्वर्णिम भारत मेले को इस कुंभ में बड़ी तादाद में देखा जा रहा है।